नमस्कार दोस्तों, मैं बीरन सैनी आपका द कैटलिस्ट अकेडमी में एक बार स्वागत करता हूं। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज एवं फील्ड पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारा चैप्टर जो भी चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आज मैं आपको उसका एक बार देख लेते हैं सरसरी निगाह से। ठीक है, एक बार समरी देख लेते हैं क्या क्या है। उसके बाद हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, जो भी एनसीईआरटी के पीछे के साइड के जो क्वेश्चन रहेंगे। तो देखते हैं कि जो हमारा सबसे पहले बात की थी हमने चार्ज के बारे में। ठीक है, तो चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव जो किसने बताया था? ये पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने। तो ये किसने बताया था? फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी चार्ज की प्रॉपर्टीज, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहले तो हमने पढ़ी थी आवेश एक क्वांटाइज राशि होती है। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं Q बराबर एन ई। एन क्या होता है? एक इंटीजर मल्टीपल होता है, जैसे कि n बराबर 1 2 3 इस रूप में होता है, और माइनस में भी हो सकता है ये। और प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी थी कि आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश एक मतलब इसमें आवेश एक संरक्षित राशि है और आवेश एक क्वांटाइज राशि, ये दोनों एक फंडामेंटल रूल है, मतलब मूलभूत नियम होते हैं ये दोनों। ठीक है, उसके बाद हमने भी बात की थी कूलाम लॉ की। कूलाम लॉ में हमने पढ़ा था कि दो चार्ज अगर पास पास स्थित हैं किसी दूरी पर, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है उसके बारे में जो कूलाम ने बताया था कि जो अगर हार्ड डिस्टेंस पर स्थित हैं और Q1 Q2 चार्ज हैं, तो इनके मध्य लगने वाला फोर्स बराबर ये रहेगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K का मान ये है 1/4πε0। ठीक है, और ε0 का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये क्या होता है? इसमें ये तो दो चार्ज कूलाम फोर्स तो क्या बताता है? दो चार्जों के मध्य फोर्स बताता है। और सुपरपोजिशन बहुत सारे अगर चार्ज हैं तो एक पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकालते हैं। ठीक है, वो क्या आता है? एफ नेट बराबर क्या आएगा? F1 + F2 + F3 वेक्टर, वो भी जिसे बोलते हैं एलजेब्रिक वेक्टर योग के बराबर होता है। उसके बाद बात की थी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बनी थी, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें बनी थी, उसमें हमने इस प्रकार की जो लाइनें बनाती वो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की ओर जाती हैं। अब वो किस रूप में जाती हैं कि जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव से तो क्या निकलती है बाहर की तरफ, और नेगेटिव पर अनंत होती हैं। ठीक है, और जो हमेशा ये लाइनें निकलती हैं वो हमेशा सरफेस से लंबवत रूप में निकलती है, परपेंडिकुलर निकलती है। और ऐसी बहुत सारी बातें की थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। ठीक है, अगर सिंगल चार्ज होता है तो सिंगल चार्ज से बाहर की ओर निकलती है और इन्फिनाइट पर इसका अंत होती है इनका। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज के कारण अंदर की ओर आती हैं, इन्फिनाइट से अंदर की ओर आती हैं। ठीक है, ये बारे बात की थी हमने। और बात करें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि दो इक्वल चार्ज होते हैं, लेकिन उन पर मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, और दोनों अगर चार्ज बिल्कुल बहुत कम डिस्टेंस पर स्थित होती हैं, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था बनती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मान P बराबर QD होता है। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है P वेक्टर बराबर QD वेक्टर। Q एक सिंगल चार्ज का मान है और D इसके दो चार्जों की मध्य सेपरेशन डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमारा होता है, उसमें हमने निकाला था कि जो एक्सियल लाइन होती है, जो अच्छी रेखा होती है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकला था E बराबर 2kp वेक्टर अपॉन R3। ठीक है, और जो इक्वेटोरियल लाइन मतलब विषुवतीय रेखा जो डाइपोल होता है उसके लंबवत जो रेखा होती है उस पर निकला था E बराबर -kp वेक्टर अपॉन R3। ठीक है, और इसके बाद हमने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इस पर लगने वाला टॉर्क क्या आता है? ये टॉर्क वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। P वेक्टर क्या है यहाँ? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और E विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद बात की हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वो क्या होता है? फाई बराबर E वेक्टर डॉट A वेक्टर, मतलब किसी क्षेत्रफल से निकलने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। उसके बाद हमने बात की थी गाउस लॉ की। गाउस लॉ क्या होता है? किसी
सरफेस के अंदर चार्ज स्थित है तो उसके अंदर से निकलने वाली जो टोटल जो किसी पर्टिकुलर एरिया से निकलने वाली लाइनें होती हैं, जो पर्टिकुलर एरिया से निकलने वाली लाइन होती हैं, उसका मान जो टोटल फ्लक्स बनता है उसका मान Q बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, इसके बाद हमने जो गाउस लॉ का यूज कर एक स्ट्रेट वायर, प्लेन शीट और स्फेरिकल सेल के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। वो क्या निकला था, स्ट्रेट वायर के कारण तो E बराबर 2k लैम्बडा अपॉन आर। लैम्बडा क्या होता है यहाँ, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। और जो E बराबर निकला था प्लेन शीट के कारण, वो क्या निकला था, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है यहाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। उसके बाद बात की थी हमने स्फेरिकल सेल की, मतलब गोलीय कोश की। पतला एक गोलीय कोश होता है, उसके बारे में बात की थी। अब वो निकला था हमें 3 तरह से निकला था, एक तो अंदर स्थित बिंदु के कारण, एक सरफेस पर, और एक बाहर की तरफ। जो बाहर की तरफ निकला था ई आउट, वो निकला था KQ अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। उसके बाद जो सरफेस पर बात की थी हमने, वो निकला था KQ अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और जो अंदर निकला था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या निकला था, ए इन बराबर 0, क्योंकि अंदर कोई गाउसी सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। ये तो हो गई हमारी बात न्यूमेरिकल। जो हमारे फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में इस तरह से हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं हम, कुछ न्यूमेरिकल हैं NCERT के आपके, उनको देखते हैं। जो इन न्यूमेरिकल के बेसिस पर आधारित रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जो भी NCERT का अपना 1.1, ठीक है। वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोले, ठीक है। इस तरह से 2 छोटे आवेशित गोले हैं, उन पर चार्ज है। इस पर पहले वाले गोले पर जो चार्ज है 10 × 10⁻⁻7 कूलम, और दूसरे पर है 3 × 10⁻⁻7 कूलम है। और उनके मध्य की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इनके मध्य जो लगने वाला बल है वो निकालना है हमें, क्या होगा। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो कूलम लॉ होता है वो क्या होता है, 2 चार्जों के मध्य कार्य करता है, ठीक है। अब वो क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसे हम इस तरह से निकाल सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें K का मान क्या होता है, हम जानते हैं K के बराबर 9 × 10⁻9 होता है। और Q1 हमें दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, और दूसरा चार्ज है 3 × 10⁻⁻7, ठीक है। अब जो R डिस्टेंस है, 30 सेमी दी हुई, हमें इसे मीटर में बदल कर 30 × 10⁻⁻2 इस तरह से हो जाएगा। अब इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा तो ये निकल के आएगा अपना 6 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। इसका पहले का आ जाएगा 6 × 10⁻³ कूलम। अगला क्वेश्चन है, ये 0.4 माइक्रो कूलम आवेश किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले को आवेशित करने पर वायु में रखे
वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। ठीक है, यदि दूसरे गोले पर 0.8 कूलाम हो, मतलब ये कह रहा है कि पहले गोला है इस पर जो चार्ज है 0.4 माइक्रो कूलाम, और जो दूसरा है उस पर दिया हुआ चार्ज है 0.8 माइक्रो कूलाम दिया हुआ है। अब इन दोनों के मध्य बल लग रहा है F बराबर 0.2 न्यूटन। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमें बल दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है कि दोनों गोलों के मध्य की दूरी, मान लो इन दोनों के मध्य की दूरी r है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, दो चार्ज दिए हुए हैं तो F बराबर k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। F का मान दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, इसके बाद 9 इंटू 10⁹, Q1 कितना है 0.4, जो माइक्रो होता है उसमें बदलते हैं -6 में, और 0.8 होता है 10⁻⁻6। इस तरह से r हमें निकाल लिए इसमें। ठीक है, r को इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹.32 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा, और 0.2 नीचे चले जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम 0.2 को इससे काट सकते हैं, ये कटेगा 16 बार। ठीक है, एक 0 पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा, फिर भी इसमें 10⁻30 रहेगा, एक 0 इधर चले जाएगा। इसके बाद 144 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, अब हम r स्क्वायर को अंडर रूट में लेते हैं तो 144 क्या होता है 12, अंडर रूट में 10⁻⁻2, ये आ जाएगा डिस्टेंस मीटर में। ठीक है, और अगला सवाल है कि जांच कीजिए कि k² अपॉन G/mP/m एक विमाहीन राशि है। इसमें ज्ञात करना है कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि जो हमारा k² अपॉन G/mP/m, इसमें सबसे पहले तो ये बताना है कि ये डायमेंशनलेस है या विमाहीन है। ठीक है, और दूसरा पूछ रहा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इसका अनुपात भी ज्ञात करना है। जो ये राशि हमारी, इसका अनुपात भी निकालना है। पहला तो है ये निकालना है कि विमाहीन राशि है, दूसरा इनका अनुपात निकालना क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है तो इसका मतलब है उसमें कुछ यूनिट नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो k² अपॉन G/mP/m है, इसकी जो यूनिट क्या है। सबसे पहले k दे रखा है हमें, k² अपॉन G/mP/m। अब k का डायमेंशन क्या होती है कि हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है k² जो भी चार्ज होता है k² अपॉन r²। अब k की विमा किस प्रकार निकालेंगे, k बराबर F.r² अपॉन q²। F का क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो k की जो यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। और चार्ज की हम जानते ही हैं एम की मास की किलोग्राम होती है। एक जी की देख लेते हैं, जी कब आता है जब मास की बात करते हैं, तो जी m1 m2 m² ले लेते हैं एक तरह से r²। और तो जी की क्या हो जाएगी F/r² बटे m², इसकी हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे ये क्या है मास। ठीक है, मास की क्या होता है किलोग्राम स्क्वायर। अब F और G का मान, सॉरी K और G का मान इसमें रख देते हैं। अब K का मान क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, और E² का क्या होता है चार्ज का कूलाम स्क्वायर, कूलाम को C से। इसके बाद जो G का हमारा निकला वो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर,
और इसके बाद जो MPME दोनों मास है तो इसका हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। इसके बाद हम देखते हैं जो भी जो कट रहा है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम स्क्वायर कट रहा है और न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कट रहा है और कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर। तो बच क्या रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा। एक तरह से कांस्टेंट राशि आएगी। अब कांस्टेंट राशि रहती है तो इसकी मतलब कोई भी यूनिट नहीं है, तो यूनिट नहीं है तो क्या होगा, इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी, तो एक विमाहीन राशि है। ठीक है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है, नो यूनिट है इसकी। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 1.4 कि 1.4 में ए किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। इस कथन से क्या तात्पर्य है? मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कि विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। जो इसको इस रूप में क्यू बराबर एन रूप में लिखते हैं। एन क्या होता है, एक मल्टीपल इंटीजर मल्टीपल होता है, जैसे एन का मान 1 2 3 या -1 -2 इस रूप में रहता है। तो चार्ज किस रूप में रहता है, क्वांटीकृत रूप में, एक कंटिन्यूस रूप में नहीं रहता है। इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। और इसमें बी पार्ट है, इसमें जो बी पार्ट ये कह रहा है कि यदि स्थूल अवस्था बड़े पैमाने पर हम विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकृत की अपेक्षा कर सकते हैं। ये कह रहा है कि सवाल, जैसे कि हम एक तो माइक्रो लेवल का होता है और एक मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल मतलब बड़े स्तर पर और माइक्रो मतलब सूक्ष्म स्तर पर। तो जब हम सूक्ष्म स्तर पर बात करते हैं तो वो क्वांटीकृत रूप में रहता है, लेकिन बड़े स्तर पर बात करते हैं तो हम जो क्वांटीकृत राशि है उसको नगण्य मान सकते हैं। क्योंकि जो हमारी जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की साइज बहुत छोटी होती है। ठीक है, अगर हम बड़े स्तर पर देख रहे हैं, जैसे कि वायर होता है, अब वायर में हम अब बड़े स्तर पर देख रहे हैं तो वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, तो बिल्कुल पास पास स्तर होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें गणना करना बहुत कठिन होता है, तो हम इस रूप में इसको किस रूप में मान सकते हैं, कंटिन्यूस रूप में। ठीक है, लेकिन अगर माइक्रो लेवल पर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमें दूर दूर दिखाई देते हैं, हम इसको डिस्क्रीट रूप में मान सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और अगला सवाल है क्वेश्चन 5 कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में प्रेषण किया जाता है, तो स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेषण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। ये मैं बता चुका हूँ पहले ही कि जब कांच की छड़ को, ये कांच की छड़ है मान लो, ठीक है, और ये रेशम से रगड़ते हैं, ये मान लो रेशम है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, शुरू में तो क्या है, दोनों न्यूट्रल है, तो टोटल चार्ज भी इस पर क्या रहेगा, 0। ठीक है, लेकिन रगड़ने के बाद क्या होगा, इसको इससे रगड़कर पास लाते हैं तो कांच पर आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जो रेशम पर आता है वो क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं वो समान आते हैं, जिस पर इतना पॉजिटिव चार्ज है मैग्नीट्यूड में, उस पर भी चार्ज उतना ही परिमाण का आता है। लेकिन दोनों का जो टोटल देखते हैं वो भी Q बराबर 0 रहेगा। इस प्रकार रगड़ने से पहले और रगड़ने के बाद टोटल चार्ज हमेशा 0 रहेगा, हमेशा आवेश संरक्षित राशि रहेगी। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है इसके बाद सवाल है 1.6 1.6 कह रहा है कि 4 बिंदु आवेश, पहला आवेश है Q बराबर 2 माइक्रोकुलाम, तीसरा 5 माइक्रोकुलाम और तीसरा है 2 माइक्रोकुलाम, और
चौथा है -5 माइक्रो कूलम। 30 सेमी की भुजा ABCD वर्ग के रूप में रखे हुए हैं। इस तरह से एक वर्ग है, ठीक है। और पहला चार्ज मान लो A पॉइंट यहाँ पर, B पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं, C और D, ठीक है। अब जो QA चार्ज है, QA चार्ज का मान दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम। QB दिया हुआ है इस पॉइंट पर जो चार्ज है, और एक इस पॉइंट पर चार्ज है, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर। QB चार्ज दिया हुआ है -5 माइक्रो कूलम, और QC दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम, और QD -5 माइक्रो कूलम। इसके बाद ये कह रहा है, और इनकी जो वर्ग की भुजा है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चारों भुजाओं की 10 सेंटीमीटर रहेगी। इसके बाद ये कह रहा है कि जो वर्ग के केंद्र पर रखे, वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रो कूलम पर आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। केंद्र पर मान लो O है, इस पर रखा हुआ है चार्ज 1 माइक्रो कूलम, तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा वो निकालना है हमें। सबसे पहले बात करते हैं कि जो वर्ग का जो केंद्र होता है वो हमेशा विकर्ण से होकर निकलता है। अब हमें वर्ग के केंद्र पर जो 1 माइक्रो कूलम में इस चारों आवेश के लगने वाला बल कितना होगा वो निकालना है। तो इसमें कूलम बल लगेगा क्या, सुपरपोजिशन लगेगा। तो इसमें 2 चार्ज नहीं है, 2 से अधिक चार्ज हैं, तो इसमें सुपरपोजिशन का सिद्धांत काम करेगा सब। तो मान लो पहले ही लिख देता हूँ, जो F नेट है सुपरपोजिशन का सिद्धांत है, F नेट वेक्टर बराबर FA वेक्टर प्लस FB वेक्टर जो C के कारण, प्लस FC वेक्टर प्लस FD वेक्टर। ये किसकी बात कर रहे हैं, O पॉइंट पर लगने वाला टोटल फोर्स, ये हो जाएगा सुपरपोजिशन सिद्धांत। तो ये कहता है हमारा। अब इसे निकालेंगे कैसे, सप्लाई स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो A पॉइंट है, A पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रो कूलम, और 2 माइक्रो कूलम क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और O पॉइंट पर रखा है 1 माइक्रो कूलम। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो 2 माइक्रो कूलम पॉजिटिव चार्ज है, इस 1 कूलम पर जो बल लगाएगा वो किस दिशा में रहेगा। हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इसके दूर बल लगाता है, मतलब रिपल करता है तो बाहर की तरफ धक्का देगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ, मतलब OC दिशा में रहेगी। तो FA वेक्टर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम जो B पॉइंट पर। अब B वाला चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिव है, -5 माइक्रो कूलम, और ये क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, आकर्षण, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं। तो आकर्षण बल के कारण ये इसकी दिशा इस तरह रहेगी, OB डायरेक्शन में, वो क्या बोलेंगे इसे, FB, ठीक है। अब C की बात करते हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, C इसे धक्का मारेगा, ठीक है। इसके बाद इसकी दिशा क्या रहेगी, इधर की तरफ, मतलब OA दिशा में, FC वेक्टर दिशा में। और बचा D पर क्या, -5 माइक्रो कूलम, -5 माइक्रो कूलम, ये क्या है, पॉजिटिव, तो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसकी दिशा इस तरफ रहेगी, FD वेक्टर इस दिशा में रहेगी। अब एक एक निकालना चाहें, जो FE वेक्टर है, FE वेक्टर बराबर क्या होता है, Q1 Q2, Q1 क्या है अपना, QA 2 माइक्रो कूलम, K का मान डायरेक्ट 9 × 10⁻⁹ 2 माइक्रो कूलम, और एक 1 माइक्रो कूलम, 10⁻⁶/r²। R क्या है, जो R है हमें दिया हुआ नहीं, डिस्टेंस क्या होगी इसकी, ये वाली, ठीक है। और ये वाली कैसे निकालेंगे कि ये 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब निकालना है हमें कौन सी, OA दूरी। इसके बाद हम, ये क्या बन जाता है, एक ट्रायंगल बनता है, त्रिभुज, वो कैसा है, 90 डिग्री बीच में। तो हम इसके कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण कितनी आएगी इसकी, OB बराबर BD बराबर, BD हो जाएगी इसकी 10√2, ठीक है। और हमें चाहिए ये भी 10√2 रहेगी, ठीक है। या BD निकाल लो या AC निकाल लो, दोनों बराबर रहेंगे, AC। अब हमें चाहिए इसकी आधी क्या हो जाएगी, OA बराबर
5√2 हो जाएगी। ओ ए दूरी आ गई हमारे पास, तो ओ ए क्या हो जाएगी इसमें 5√2, तो आर स्क्वायर के रूप में लिखते हैं हम इसे यहाँ पर 5√2 स्क्वायर। इसको हम हल करेंगे तो इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, जो एफ ए की है इधर, मतलब ओ सी दिशा में, ओ सी वेक्टर के रूप में लिखते हैं इसे। अब इसका मान निकालो, 18 × 10⁻⁹ 3, ठीक है। इसके बाद सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना ये, तो इसको मीटर में बदलते हैं, 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसके बाद 50 × 10⁻⁻4 ये आ जाएगा। एक जीरो ऊपर चले जाएगी तो 180/50 यहाँ पर 3.6 न्यूटन आ जाएगा इसका, तो एफ ई वेक्टर का तो मान, और इसकी दिशा है ओ सी वेक्टर की दिशा। अब बात करते हैं एफ बी वेक्टर की। एफ बी वेक्टर क्या आएगा, जो एफ बी वेक्टर आएगा 1 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम, तो 9 × 10⁹। अब हम यहाँ पर एक परिमाण लेंगे क्योंकि डायरेक्शन दे चुके हैं पहले ही, तो 1 × 10⁻⁻6 और 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻⁻6 बटे आर स्क्वायर क्या है ये निकाल चुके हैं, 5√2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसका मान आएगा इसका मान आ जाएगा 9 न्यूटन। लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, ओ बी दिशा में, ठीक है, ओ बी दिशा में रहेगी इसकी डायरेक्शन। इसके बाद जो एफ सी वेक्टर है वो क्या रहेगा, एफ सी वेक्टर बराबर इन दोनों के कारण, ठीक है, 9 × 10⁻⁹। उसके बाद 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻6 और 1 × 10⁻⁻6 बटे 5√2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। देखो ये सेम है, दोनों सेम है, तो हम डायरेक्ट इसमें का मान लिख सकते हैं 3.6 न्यूटन, ठीक है। लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन किधर है, जो एफ सी वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, ओ ए दिशा में, ओ ए दिशा में लिख दो इसे, ओ ए दिशा में। इसके बाद बचा केवल एफ डी वेक्टर, और एफ डी वेक्टर की दिशा किधर है, ओ डी दिशा में। सबसे पहले मान देख लो इसका, 9 × 10⁹, एक तो 1 और 5 माइक्रोकूलम, 1 × 10⁻⁻6, 5 × 10⁻⁻6, 5√2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों सेम है, 1 माइक्रोकूलम जो एफ ई है और एफ डी जो सेम है राशि, तो इनका मान डायरेक्ट 9 न्यूटन रख सकते हैं। अब इसकी डायरेक्शन किधर है, ओ डी दिशा में, ओ डी दिशा में। अब देखो हम यहाँ देखते हैं जो ओ पॉइंट पर लगने वाला बल है, ओ पॉइंट पर जो लगने वाला बल है, जो एफ ए वेक्टर और एफ सी वेक्टर को देखो। सबसे पहले बात करें एफ ए वेक्टर और एफ सी वेक्टर। एफ ए वेक्टर और एफ सी वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, 3.6 न्यूटन और 3.6 न्यूटन। लेकिन इसकी डायरेक्शन की बात करें, जो डायरेक्शन है ए की ओ सी दिशा में, लेकिन जो एफ सी वेक्टर है इसकी दिशा ओ सी है, ओ ए, ठीक है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक तरह से डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जो हमारा एफ ए वेक्टर है, जो एफ सी वेक्टर के परिमाण तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं एफ सी वेक्टर। और दूसरी बात है कि जो एफ बी वेक्टर और एफ डी वेक्टर, इन दोनों का 9 न्यूटन मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन देखो, एक तो ओ बी वेक्टर इधर है और जो इसकी ओ डी डायरेक्शन इधर है। अब डायरेक्शन अलग अलग होने से क्या हो जाएगा, ये भी इसकी माइनस आ जाएगा, माइनस एफ डी। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है।
अब जो इनका मान है, जो एफ ए वेक्टर और एफ बी वेक्टर का मान इसमें रखते हैं, कौन सा, जो शुरू शुरू में ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमने निकाला था। तो एफ ओ वेक्टर बराबर एफ ए वेक्टर का मान क्या रख देंगे हम, माइनस एफ सी वेक्टर, प्लस एफ बी वेक्टर का मान क्या रखेंगे हम, माइनस एफ डी वेक्टर, प्लस एफ सी वेक्टर, प्लस एफ डी वेक्टर। ठीक है, अब ये क्या हुआ, एफ सी वेक्टर से माइनस एफ सी, माइनस एफ डी से एफ डी, तो जो ओ पर जो नेट फोर्स निकला क्या आएगा, 0। इस तरह से जो 1 माइक्रो कूलम्ब पर जो लगने वाला फोर्स है टोटल क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से हमारे सवाल हो सके हैं 1.6। तो अगले सवाल करते हैं हम, कल वो रहेंगे 1.7 से 1.11 तक। तो अगले सवाल से जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।